चलिए, गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। अभी तक हमने बीएनएस में ना एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट किया है। बेस हम पहले स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब बेस हमें क्लियर होगा तो हम बाकी का जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। आप देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। अभी तक की जो टोटल हमने क्लासेस किया उसमें सबसे पहले ये समझने की कोशिश की हमने कि जो ये बीएनएस है ये क्यों आया, ऑब्जेक्टिव वगैरह हमने उसका पढ़ा। फिर हमने बीएनएस का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद जब शिफ्ट किया बीएनएस से हम शिफ्ट सॉरी आईपीसी से हम शिफ्ट हो रहे हैं बीएनएस में, वो फिर 358 सेक्शन जो सेविंग क्लॉज हमें बता रहा है आईपीसी को रिपील कर दिया। वो हमने समझा कि वो एक एक जो वैक्यूम है बीच में, जो गैप है दोनों के, वो फिलअप कर रहा है। वो हमने पूरा डिटेल में समझा उस टॉपिक को भी। फिर हमने ये भी समझा उसके साथ साथ कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो ये आईपीसी है या बीएनएस है इसका यूज़ होता क्या है। उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब हमें वो पता होगा ना कि आईपीसी क्या काम कर रहा है। बीएनएस में या आईपीसी में सिर्फ ऑफेंसेस को डिफाइन किया हुआ है और उस ऑफेंस के कमिट हो जाने पे कितनी पनिशमेंट हो सकती है, यानी कि उसकी रेमेडी क्या है वो दिया हुआ है सिर्फ। बट वो जो रास्ता है उसको उसको उसका जो प्रोसीजर होगा वो हमें प्रोसीजरल लॉ में दिया हुआ है। हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में समझी। कल हमने थोड़ा सा इससे थोड़ा अबव जाके हमने समझने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि हमने सारे बीएनएस में क्या पढ़ना है, क्राइम के बारे में पढ़ना है, ऑफेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, जितने भी क्राइम होते हैं, उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। हमने कल स्टार्ट किया, एक होता है एक्टेस रियस और दूसरा होता है मेंस रिया। एक्टेस रियस हमने पूरी तरह से कल की क्लास में कंक्लूड किया। एक्टेस का मीनिंग क्या है? एक्ट। एक्ट क्या होता है? मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी की जब हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं। रियस का मतलब क्या होता है? एक्टेस रियस में से रियस का मतलब होता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि हम वो एक्ट कर रहे हैं विच आर प्रोहिबिटेड बाय दी लॉ, उसको हम कह रहे हैं एक्टेस रियस। अब हमने ये चीज पढ़ा कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एसेंशियल्स होती हैं एक्टेस रियस के लिए भी। एक्ट्स में हमारे पास फिजिकल एक्ट भी कवर हो जाते हैं, ओमिशन भी कवर हो जाते हैं। कल की क्लास में हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने लिख लिया था। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा कि जो एक्टेस रियस है इट मस्ट बी वॉलेंटरीली। और वॉलेंटरी क्या होता है वो हमने डिटेल में पढ़ा। 233 सेक्शन में। आप सेक्शंस बताइए पहले तो, अगर आपको याद हो गए हैं सबके। एक्ट कहाँ पे दिया हुआ है? 21 में। और उसके बाद ओमिशन 225 में दिया हुआ है। फिर ये हमने पढ़ा उसके बाद वॉलेंटरीली 233 में दिया हुआ है। कितने इसमें काइंड्स होती है वॉलेंटरीली में, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें। इंटेंशन आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा और रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव कहाँ दिया हुआ है? 229 में। ये हमें दोनों याद रखने की जरूरत नहीं कि आईपीसी में क्या होता था, एटलीस्ट बीएनएस वाला तो याद रहे। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, अगर दोनों रख सकते हो आपकी मर्जी है, क्योंकि सारे सेक्शंस हम याद नहीं रखेंगे डेफिनेशंस में से। बट ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ये हमें याद रखने ही पड़ेंगे। हमने पढ़ा कि इट मस्ट बी वॉलेंटरी, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि देयर मस्ट बी डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एक्टेस रियाज एंड दी कॉन्सिक्वेंस। ये चारों एसेंशियल जब फुलफिल होगी तो हम कहेंगे कि एक्टेस रियाज जो हो गया कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आता है जो आज हमें स्टार्ट करना है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है मेंजरिया। मेंजरिया मतलब गिल्टी माइंड। मेंजरिया का अगर हम जनरल सेंस में मीनिंग समझेंगे तो उसका मतलब है गिल्टी माइंड। आप एक इसमें मैगजिम पढ़ते होते हो, एक्टेस नॉन फेसिट मेंसिट्रिया, ठीक है। इट मीन्स कि जहाँ पे अकेला आपका एक्ट है और मेंजरिया नहीं है, यानी कि गिल्टी माइंड नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं बनेगा, वहाँ पे पनिशमेंट नहीं होगी। यानी कि एक्टेस रियाज प्लस मेंजरिया दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑफेंसेस हमने पढ़ने हैं ना आगे की क्लासेस में, जो हम पढ़ेंगे, चाहे मर्डर पढ़ रहे हैं बाकी के, उसमें हर ऑफेंस में एक्ट भी नजर आएगा, एक्टेस रियाज भी नजर आएगा और मेंजरिया भी नजर आएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में तो सबका बताऊंगा, देखो एक्टेस रियाज भी है, मेंजरिया भी है, बट बाद में आप यूज टू हो जाओगे तो फिर आप खुद से ही देख लोगे कि हाँ एक्टेस रियाज भी है और मेंजरिया भी। तो आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने लगे हैं? मेंजरिया। आपको 2-3 चीजें बस याद रखनी है मेंजरिया के लिए। मेंजरिया जो है थ्रू आउट दी बीएनएस, यानी कि आईपीसी में या बीएनएस में ये एग्जैक्ट जो टर्म मेंजरिया वो कहीं पे भी यूज नहीं किया गया। हाँ, इसके डिफरेंट शेड्स यहाँ पे आपको जरूर मिलेंगे। मेंजरिया एज इट इज यूज नहीं है, बट आप किसी ऑफेंस को पढ़ रहे हो तो वहां पे लिखा होगा कि इंटेंशन चाहिए इसको करने के लिए। आपने किसी का मर्डर किया विद इंटेंशन, इंटेंशन जो वर्ड है वहां पे वो क्या है? वो मेंजरिया का ही शेड है एक।
कहीं पे नॉलेज लिखा होगा कि इस ऑफेंस के लिए नॉलेज जरूरी है, कहीं पे डिसऑनेस्टली लिखा होगा, कहीं पे फ्रॉडुलेंटली लिखा होगा, कहीं पे रॉन्गफुल गेन या लॉस ऐसा कुछ लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या, कहीं पे रीजन टू बिलीव लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गिल्टी माइंड यानी कि मेंजरिया का ही एक क्या है, शेड है। एज सच मेंजरिया किसी भी ऑफेंस में नहीं मिलेगा, बट शेड्स ऑफ मेंजरिया आपको हर ऑफेंस में मिलेंगे। हम उसी से कंक्लूड करेंगे कि देखो इस ऑफेंस के लिए जो है मेंजरिया जो है वो मैंडेटरी है। बट इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, एक्ट तो बिना एक्ट के तो कोई हो ही नहीं सकता ऑफेंस कमिट। मैं अपने एक्ट के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, इसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि मैं दूसरे के एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ। कौन से केसेस में, जब मेरी बनती होती है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। वो 2-3 केसेस मैंने आपको कल बताए थे। सिमिलरली जो ये मेंजरिया होता है जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, मेंजरिया हर ऑफेंस के लिए क्या है, असेंशियल है। अभी आप समझोगे ना कि मेंजरिया होता क्या, तब और अच्छे से क्लियर होगा। मेंजरिया हर ऑफेंस के लिए क्या होता है, असेंशियल होता है। बिना मेंजरिया के ऑफेंस नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा ना कि सपोज 7 साल से छोटे बच्चे ने कोई मर्डर कर दिया, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि वो, उसका जो माइंड है वो कैपेबल नहीं है इन चीज़ों को सोचने के लिए कि हाँ मर्डर के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो जो 7 साल से छोटा बच्चा है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने एक्सेप्शंस में डाल दिया। यहाँ पे पढ़ेंगे हम ये सारी चीजें क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसका मेंजरिया क्या है वहां पे, एब्सेंट है। जितनी भी जर्नल एक्सेप्शंस हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि इन केसेस में भले ही आपने एक्ट कर दिया है, बट बिकॉज मेंजरिया जो है आपका एब्सेंट था, इसलिए सामने वाले को पनिशमेंट नहीं होगी। अब सपोज कीजिए मेंजरिया, चलो उसके ऊपर डिटेल में आते हैं। अभी आपको क्या समझना है कि बट हमारे पास यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे बिना मेंजरिया के भी वो ऑफेंस बन जाता है, यानी कि वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है। हर ऑफेंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्टस रियाज भी चाहिए होगा और मेंजरिया भी चाहिए होगा। बिना एक्टस रियाज, आपके खुद के एक्ट के लिए नहीं, दूसरे के एक्ट के लिए आप लाइबल होगे। सिर्फ कौन सी एक्सेप्शन है, कौन सी एक्सेप्शन है, वाइकेरियस लाइबिलिटी जब आपकी बनेगी। और इसी तरह से मेंजरिया के बिना भी आपकी लाइबिलिटी बन सकती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपकी इंटेंशंस नहीं थी चाहे उस काम को करने के लिए, बट आपने एक्टस रियाज, आपने एक्ट कर दिया, फिर भी आप उस चीज के लिए क्या हो रहे हो, लाइबल। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप करना चाहो, जैसे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। जब किसी बच्चे की किडनैपिंग की जाती है, कल को आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इसको किडनैप नहीं करना चाहता था। इंटेंशन है या नहीं है, मेंजरिया भले ही यहाँ पे एब्सेंट है, लाइबल हो जाओगे। जब हम रेप पढ़ते हैं, रेप की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या होता है रेप का ऑफेंस। वहां पे हम पढ़ेंगे, एक होता है स्टेच्यूटरी रेप। 18 साल से छोटी जो एज की बच्ची होगी, अगर उसके साथ कोई अगर उसके साथ कोई फिजिकली इन्वॉल्व होता है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उसको हम स्टेच्यूटरी रेप की डेफिनेशन में लेके चल रहे हैं। भले ही आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, वो रेप ही माना जाएगा। भले ही सामने वाले ने कंसेंट दिया हुआ है, वहां पे वो कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी। ऐसे ही अगर आप कोई स्टेट के अगेंस्ट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप वेज वॉर करना चाहते हो स्टेट के अगेंस्ट, बट अगर आपने वो एक्ट कर दिया विदाउट इंटेंशन इवन, तभी भी क्या रहेगा वहां पे, आपकी स्ट्रिक्ट वहां पे लाइबिलिटी रहने वाली है। पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, इंटेंशन नहीं थी कि मैं पब्लिक को न्यूसेंस क्रिएट करूं, बट कर दिया आपने वो एक्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बन जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेज है, हम लिखते हुए उसको करेंगे कवर अप कि पूरे थ्रू आउट आईपीसी बीएनएस में ऐसे ऑफेंसेज जहां पे मेंजरिया नहीं भी है, तभी भी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। बट अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा, तो बिना एक्टस रियाज के, बिना मेंजरिया के क्राइम जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, वो हम थ्रू आउट फिर इसको लेके चलेंगे। अभी हम थोड़ा सा मेंजरिया के बारे में लिखते हैं। इसमें लिखिए, हेडिंग बना लेना पहले तो, मेंजरिया मीनिंग क्या होता है, गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड, स्टार्ट कीजिए मैक्सिम से। मैक्सिम, जब भी मेंजरिया लिखने को आ रहा है तो ये मैक्सिम लिखोगे ही लिखोगे। प्रीलिम्स में नंबर ऑफ टाइम्स आपसे ये पूछी जा चुकी है मैक्सिम। मेंस में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाएगा, सिर्फ मैक्सिम लिखी होगी और बोला होगा एक्सप्लेन कीजिए, कुछ नहीं, हमें सिर्फ मेंजरिया ही एक्सप्लेन करना है वहां पे। ठीक है, ये टिप्स पे याद रख लेना। एक्टस नॉन फेसेट रियम
निस मेंस सिट्रिया। एक्टेस नॉन फेसिट्रियम, REUM है ये, रियम निस मेंस सिट्रिया। क्या मतलब बना इसका? दैट इज एन एक्ट एन एक्ट इज not necessarily an act is not necessarily a guilty act, unless the accused has necessary state of mind, necessary state of mind required for that offense, necessary state of mind required for that offense. देखो, अब सपोज कीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो, साथ में किसी का मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, आपके साथ कोई स्टूडेंट बैठा था, 2 मिनट के लिए बाहर गया, उसका मोबाइल फ़ोन साथ में पड़ा हुआ है, आपने वैसे ही उठा लिया, यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपकी कोई इंटेंशंस नहीं है कि मैं इसको ले जाऊं और सामने वाले को डिसेप्शन फ्रॉड करूं उसके साथ, या डिसेप्शन क्रिएट करूं। डिसीव करने की कोई इंटेंशन नहीं है, बस आपने वैसे ही उठा लिया। तो ये कोई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेंजरिया है ही नहीं आपका, खाली सिर्फ क्या है यहाँ पे? एक्ट है। हमने क्या लिखा? एन एक्ट इज नॉट नेसेसरली अ गिल्टी एक्ट। वो एक्ट तब तक गिल्टी एक्ट नहीं होगा अनलेस द एक्यूज्ड हैज नेसेसरी स्टेट ऑफ माइंड रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑफेंस। उस ऑफेंस, जब हम ऑफेंस की डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, वहां पे लिखा होगा कि कितना मेंजरिया यहाँ पे चाहिए। इंटेंशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंटेंशन टू डिसीव चाहिए सामने वाले को, जो भी इंग्रेडिएंट वहां पे लिखा हुआ है। बिना उसके अगर आप वो एक्ट कर रहे हैं तो खाली एक्ट से क्या हो जाएगा? ऑफेंस नहीं बनने वाला। अब यही फोन अगर आपने उठाया होता कि चलो वो बाहर गया, उसको पता नहीं चलेगा, मैं क्या करता हूँ, उसका फोन या उसकी बुक जो पड़ी हुई है बेयर एक्ट, उसको अपने बैग में डाल लिया आपने। किस पर्पज से? कि घर जाके पहले पेज पे तो नाम लिखा हुआ है बुक के, मैंने वो पेज ही फाड़ देना, बुक हो गई मेरी। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपकी इंटेंशन है वो चीज करने की। तो एक्टस रियस भी आपका, एक्टस रियस क्या हुआ यहाँ पे? आपने वो बुक को उठाया, इंटेंशन क्या थी आपकी वहां पे? चोरी करने की, सामने वाले को डिसीव करने की। तो यहाँ पे क्या बना दिया आपने? क्या कमिट कर दिया? ऑफेंस कमिट कर दिया। यानी कि एक्ट प्लस इंटेंशन यानी कि मेंजरिया दोनों मिलके क्या बनेगा? तब जाके आपका ऑफेंस बनेगा। एक भी चीज मिसिंग होगी, अनटिल अनलेस वो एक्सेप्शंस में नहीं आ रहा है, तो वो ऑफेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें फर्दर लिखिए, दिस रूल दिस rule of mensria is subject to two things. This rule of mensria is subject to two things. First, words of the statute मतलब BNS की बात हो रही है यहाँ पे। एंड सेकंड, subject matter with which it deals। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जो ये मेंजरिया है ना, इज सब्जेक्ट टू टू थिंग्स। वर्ड्स ऑफ स्टैच्यूट मतलब स्टैच्यूट में आपको हर एक ऑफेंस वहां पे डिफाइंड है। आपको वहां पे लिखा हुआ है कि थेफ्ट तब कमिट होगा अगर ये इंग्रेडिएंट्स उसके फुलफिल होंगे, मर्डर तब माना जाएगा जब ये इंग्रेडिएंट उसके फुलफिल होंगे। अगर उस स्पेसिफिक डेफिनेशन में मेंजरिया पार्ट आपको दिया हुआ है तो वो ऑब्वियस ही बात है ना, तो आपको वो मेंजरिया फुलफिल होगा तभी वो क्राइम माना जाएगा। दूसरा वो कहते हैं सब्जेक्ट मैटर विद विच इट डील्स। दूसरा देखा जाएगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। अगर सब्जेक्ट मैटर आपका है, सपोज कोई ऑफेंस आपने कर दिया स्टेट के अगेंस्ट, तो सब्जेक्ट मैटर जब इस तरह का है तो फिर उसमें मेंजरिया की रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी। मेंजरिया दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसके ऊपर भी आ रहे हैं, डिटेल में लिखिए आगे। टाइप्स ऑफ मेंजरिया।
टाइप्स ऑफ मेंजरिया। फर्स्ट, नेगेटिव मेंजरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंजरिया। नेगेटिव मेंजरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंजरिया। फॉर एग्जांपल, जर्नल डिफेंसेस। जर्नल एक्सेप्शन लिख लेना चाहे, एक्सेप्शंस। सेकंड, पॉजिटिव मेंजरिया। पॉजिटिव मेंजरिया यानी कि प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड। अब वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे कोई मेंजरिया की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर उस वर्ड में यानी कि स्टेच्यूट में आपको पॉजिटिव मेंजरिया दिया हुआ है यानी कि प्रेजेंस ऑफ मेंजरिया वहाँ पे लिखा है कि होनी चाहिए, तब तो मेंजरिया प्रेजेंट होना ही चाहिए, बिना मेंजरिया के ऑफेंस नहीं बनेगा। बट अगर वर्ड्स में कहीं मेंजरिया का नहीं डेफिनेशन में कुछ लिखा हुआ है तो स्टेच्यूट की वर्डिंग के अकॉर्डिंगली हमें मेंजरिया की अगर एब्सेंस भी होगी तो नहीं चाहिए होगी। या कहीं पे अगर मेंजरिया लिखा तो हुआ है बट उसका सब्जेक्ट मैटर इस तरह से हो गया कि वो जर्नल एक्सेप्शंस में आ रहा है। हम बहुत सारी ना ऐसी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, जर्नल एक्सेप्शंस। सपोज आप कल को जज बनने वाले हो, आपने किसी को पनिशमेंट कर दिया, आपने कल को किसी को कैपिटल सेंटेंस कर दिया। जब आप हाई कोर्ट या एडीजे वगैरह बन जाओगे यानी कि सेशन जज बन जाओगे तो आपने क्या किया, किसी को कैपिटल सेंटेंस, डेथ पेनल्टी प्रोनाउंस कर दिया। तो आपने क्या किया, उसको मार दिया ना सामने वाले को। तो अब आपको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए उस चीज़ के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एब्सेंस ऑफ मेंजरिया जनरल एक्सेप्शंस में आ रहा है। वो माना जाता है कि इन सिचुएशन में जो मेंजरिया है वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। ऐसे बहुत से केसेस हैं, बाद में डिटेल में जाएंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो, मेंजरिया दो तरह का होता है, नेगेटिव मेंजरिया और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है जहां पे मेंजरिया एब्सेंट होता है, और पॉजिटिव का मतलब है जहां पे प्रेजेंट होता है। मेंजरिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। हेडिंग बनाना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंजरिया अंडर BNS ऑब्लिक IPC। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंजरिया अंडर BNS ऑब्लिक IPC। जैसे ही हमारा मेंजरिया का टॉपिक कंप्लीट होगा ना, हम BNS को स्टार्ट कर देंगे, हम ऑफेंसेस को स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। अभी ये जो पूरा वीक है हमारा, हमने मंडे से स्टार्ट किया था, पूरा वीक हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हमें जर्नल जो ये टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, एक्टस रियाज, मेंजरिया, इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव, जो आगे पढ़ने वाले हैं, कल को जब वो डेफिनेशंस में लिखे होंगे फिर मुझे किसी भी तरह की कंफ्यूजन उसमें नहीं होनी चाहिए। कल को जब वो एग्जाम में मुझे लिखना भी है और सपोज वहाँ पे कोई टर्म उसने यूज़ किया हुआ है फ्रॉडुलेंट, किसी की डेफिनेशन में चिटिंग वगैरह आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे फ्रॉडुलेंट यूज़ किया हुआ है, तो मैं उसको डेफिनेशन जो फ्रॉडुलेंट का यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेक्शन 2 में, उसके साथ क्या करूँगा, इंटरलिंक करूँगा वहाँ पे एग्जाम में हमेशा। ठीक है, वो हमेशा ही करना है आपको, बताना है उसको कि देखो मुझे पता है कि फ्रॉडुलेंट क्या होता है और कहाँ पे दिया हुआ है। डिसऑनेस्टली कहीं पे लिखा हुआ है चिटिंग वगैरह में, तो वो डिसऑनेस्टली आप बताओगे कि वो यहाँ पे डिफाइंड है और इसका मतलब ये होता है। सिर्फ थेफ्ट का ऑफेंस ही नहीं वहाँ पे लिख के आ जाओगे। ठीक है, इसमें लिखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मेंजरिया में, ऑल दी ऑफेंसेस, all the offenses under the Sanhita are qualified by one or more other words such as पूरी संहिता में मुझे मेंजरिया लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा, बट जितने भी ऑफेंसेस है उसमें जो वर्डिंग यूज किया हुआ है उसमें ये वर्ड्स आगे पीछे उसके लगे हुए हैं। तो जब ये वर्ड्स वहां पे लगे हुए हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ये शेड्स ही हैं बेसिकली किसके, मेंजरिया के। लिखिए इसमें कौन कौन से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, wrongful गेन ऑब्लिक wrongful लॉस। रॉन्गफुल गेन जो है मुझे कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 236 में दिया हुआ है। ये मुझे कहाँ दिया हुआ है, रॉन्गफुल लॉस सेक्शन 237 में दिया हुआ है, BNS में। BNS
आईपीसी का क्या था, सेक्शन 23 में मुझे रॉन्गफुल, सॉरी 23 में ही मुझे रॉन्गफुल गेन दिया हुआ था, और सेक्शन 23 में ही मुझे रॉन्गफुल लॉस दिया हुआ था। ये सेक्शंस आपको याद रख लेने हैं, प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको नहीं भी रखने होंगे तो चलेगा, बट ये वाले बीएनएस के एटलीस्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। सेकंड लिखिए। अब ये समझा रहा हूँ मैं क्या क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, बट फिलहाल लिख लीजिए। डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली बीएनएस का मेरे पास है इसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, और आईपीसी का 24। थर्ड लिखिए, फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली बीएनएस 2 सबसेक्शन 9, आईपीसी 25 सेक्शन। फोर्थ लिखिए, क्रिमिनल, क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल चाहे हटा दीजिए, सिंपल लिखिए, नॉलेज और इंटेंशन। नॉलेज और इंटेंशन एज सच डिफाइंड नहीं है, बट यूज बहुत किया हुआ है इन्होंने टाइम एंड अगेन हर डेफिनेशन के साथ। फिफ्थ लिखिए, वॉलेंटरली, कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 233 में, बीएनएस में, और आईपीसी 39। सिक्स लिखिए, रीजन टू बिलीव, सेक्शन 229 में, और सेक्शन आईपीसी का 26। साइड पे लिखना। दे ऑल आर, दे ऑल आर शेड्स ऑफ मेंजरिया। मेंजरिया क्योंकि टर्म एज सच तो थ्रू आउट दी बीएनएस आईपीसी कहीं नहीं यूज किया हुआ, बट जितने भी ऑफेंसेस हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे हर किसी में ये वर्ड्स उसने यूज किए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये मेंजरिया ही है। ये मेंजरिया कैसे है, अभी जब इसको पढ़ेंगे आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। देखो हमने इनमें से कुछ तो पढ़ रखा है पहले ही, कल की क्लास में हमने थोड़ा सा रेफर किया था। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव कल आपको पता लग गया था क्या होता है, कि उसके पास रीजन टू बिलीव है कि सामने वाला मैरिड है। एडल्ट्री का ऑफेंस क्या होता था, एडल्ट्री का ऑफेंस यही होता था किसी की मैरिज में आप इंटरफेयर कर रहे हो। ये एच अभी नहीं है क्रिमिनलाइज, बट मैं पहले के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, एच एंड डब्ल्यू है। मिस्टर ए क्या करता है, इस डब्ल्यू के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होता है, तो इस इनकी मैरिज में इंटरफेरेंस कर दिया इस मिस्टर ए ने। अब ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मैरिड है, वो कहता है आई हैव नो नॉलेज, और जो सामने वाली पार्टी है वो प्रूव भी नहीं कर पाती कि इसको नॉलेज थी उसकी मैरिज की। बट वहां पे कुछ पिक्चर्स ऐसी सामने आती है कि वो इकट्ठे देखे गए जिसमें इस डब्ल्यू ने क्या किया हुआ था, मंगलसूत्र पहना हुआ था। वो कहता है भले ही आपको नॉलेज नहीं थी बट यू हैव रीजन टू बिलीव। यहाँ पे तो रीजन टू बिलीव भी अगर है तो मेंजरिया तो आपका था वहां पे, गिल्टी माइंड तो आप वहां पे होने वाले हो। ये कल की क्लास में हमने समझा। फिर क्या है हमारे पास, वॉलेंटरली, ये भी हमने कल डिटेल में पढ़ लिया। तीन ही चीजें तो इसमें आ रही हैं, इंटेंशन आ रहा है, नॉलेज आ रही है, इंटेंशन नॉलेज, और तीसरा रीजन टू बिलीव आ रहा है। अब ये इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, इसको हम डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे। इंटेंशन को करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा मोटिव बताना पड़ेगा। मोटिव सबसे पहले, इंटेंशन कल मैंने थोड़ा लिखवाया आपको इंटेंशन के बारे में या समझाया था। इंटेंशन वो हाईएस्ट लेवल होता है आपके माइंड का जब आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हो, यानी कि उसको हम कह रहे हैं इंटेंशन। और ये इंटेंशन जो है आपके अंदर ही अंदर चलती है, और हर इंटेंशन के पीछे हम कह सकते हैं कोई मोटिव जरूर होता है। हर इंटेंशन के पीछे मतलब पहला स्टेप हमेशा मोटिव रहेगा आपका, और दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है, इंटेंशन। नॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको सामने वाले को मारने का, जान से मारने का या
किसी भी सेंस में उसके अगेंस्ट ये चीज करने का हो सकता है, इंटेंशन ना हो वहां पे, बट आपको नॉलेज तो है कि आपका ये जो एक्ट है इससे ये चीज हो सकती है। एक एक पर्सन है वो 150 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है और वहां पे स्पीड लिमिट कितनी है 30, स्कूल अहेड ऐसे बोर्ड भी लगा हुआ है और उसको 30 की स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है, 150 पे आप वहां चला रहे हो और कुछ एक्सीडेंट अगर हो जाता है कल को, आप ये थोड़ा ना बोलोगे मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी। अवेयरनेस तो है ना आपको कि मैं अगर इतने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइव करूंगा तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उस सिचुएशन में एक्सीडेंट तो कॉज हो सकता है, तो वो नॉलेज आपको है वहां पे। मैंने कल एक और भी यहाँ से इलस्ट्रेशन आपको करवाई थी, वो आग लगा देता है कि रॉबरी को फैसिलिटेट कर पाए, तो आग आप इस लेवल पे लगा रहे हो तो आपको नॉलेज तो है ना कि अगर कोई फंस गया बीच में तो जल के मर भी सकता है। तो भले ही आपकी इंटेंशन किसी को मारने की नहीं थी, नॉलेज आपकी वहां पे थी। तो इंटेंशन भी मेंजरिया होती है, नॉलेज भी मेंजरिया होती है। डिटेल में करेंगे इन कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में। एक होता है हमारे पास डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, बट इसको करने से पहले हम करते हैं रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ये डिफाइंड है, जब हम 236 पढ़ेंगे और 237 पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। सपोज कीजिए मैंने मेरा कोई एक गोडाउन है या कोई शॉप है, मैंने उसकी ना इंश्योरेंस करवा रखी है। अब मेरे को इतने प्रॉफिट हो नहीं रहे हैं और काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा सामान है यहाँ पे ये तो वेस्ट ही जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के उस गोडाउन में क्या करता हूँ, आग लगा देता हूँ, या उस शॉप में मैंने क्या किया, आग लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं वो फायर इंश्योरेंस जो मैंने करवाई हुई है, मुझे है कि मैं वो इंश्योरेंस से पैसा रिकवर कर लूंगा, इंश्योरेंस क्लेम कर लूंगा उस चीज़ के लिए। क्या मैं वो जो, सपोज मैं कल को क्लेम भी रेज कर देता हूँ और इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा भी दे देती है, क्या मैं उस पैसे को लेने के लिए अदरवाइज आई वॉज लीगली एंटाइटल्ड? क्या मैं लीगली एंटाइटल्ड था? नहीं था बिल्कुल भी। और क्या वो लीगली बाउंड थे उस पैसे को देने के लिए? इंश्योरेंस कंपनी क्या लीगली बाउंड थे उस पैसे को देने के लिए? आंसर इज नो। तो मैंने वो पैसा ले लिया जिसके लिए मैं लीगली एंटाइटल्ड ही नहीं था लेने के लिए, तो मैंने अपने आप को गेन कर लिया। और वो गेन कैसे कर लिया? रॉन्गफुली। और वो उस पैसे को देने के लिए बाउंड नहीं थे, उनको तो लॉस हो गया। और कैसे लॉस कॉज हुआ उनको? रॉन्गफुली लॉस कॉज हुआ। तो ये रॉन्गफुली गेन और रॉन्गफुली लॉस जो है हमें यहाँ पे डिफाइंड है। 236 टू 237 एक बारी बेयर में से निकालिए। पहले आपको एक ही सेक्शन में दिए होते थे दोनों। पहले हमारे पास 23 सेक्शन था इसका, अभी क्या हो गया है, गेन हमें 36 में दिया हुआ है 236 में, और लॉस हमें 237 में। क्या लिखा है देखिए, रॉन्गफुली गेन मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। जो पर्सन गेन कर रहा है ही वॉज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, वो रॉन्गफुली उसको गेन कर रहा है। एग्जाम्पल अगर आप उसको सोच के देखो, अब आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। सिमिलरली wrongful loss means the loss by unlawful means of property to which the person lossing is legally entitled। वो लीगली एंटाइटल्ड था उसको रिटेन करने के लिए, बट वो लॉस कर रहा है उस चीज को, आपको पे करने के लिए वो लीगली बाउंड वहां पे नहीं था, तो उसको क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्गफुल लॉस हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो इसमें क्या है, यहाँ पे गिल्टी माइंड ही तो इन्वॉल्व है। भले ही यहाँ पे कहीं पे उसने मेंजरिया लिखा नहीं हुआ, बट है क्या, ये मेंजरिया ही तो है। जब हमारी इंटेंशन होती है किसी चीज को करने के लिए, नॉलेज होती है या रीजन टू बिलीव होता है, तो वो क्या है, वो गिल्टी माइंड ही तो है। तो जो ये गिल्टी माइंड यानी कि मेंजरिया है, ये एक बहुत वाइडर टर्म है। एज सच मेंजरिया थ्रू आउट दी बीएनएस कहीं पे टर्म यूज नहीं किया हुआ, बट डिफरेंट शेड्स ऑफ मेंजरिया आपको हर ऑफेंस में मिल जाएंगे, क्योंकि बिना मेंजरिया के तो ऑफेंस कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस वो एक्सेप्शंस में ना आ जाए। तो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने अभी लिखे वो 6 पॉइंट्स, वो सारे क्या हैं, वो शेड्स ऑफ मेंजरिया हैं, वो मेंजरिया ही हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसी तरह से उसमें हम पढ़ रहे थे डिसऑनेस्टली। 27 निकालो एक बारी। टू सेवन ये डिटेल में करेंगे, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि देखो यहाँ पे हमें ये चीजें दी हुई है, ये खत्म हो गया
तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे चल पाएंगे, यानी कि मेंजरिया कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, और इसके बाद फिर हम बीएनएस को एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। आप देखिए क्या लिखा है, डिसऑनेस्टली, एक हमने उसके बाद लिखा ना डिसऑनेस्टली, फिर फ्रॉडुलेंटली भी लिखा। तो 2.7 में मुझे क्या दिया हुआ है, डिसऑनेस्टली। 2.9 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉडुलेंटली। पहले 24 में दिया होता था, वो 25 में दिया होता था। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग, डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, मेरी इंटेंशन है सामने वाले को कॉज करने के लिए क्या, wrongful gain to one person और wrongful loss to another person। मैं एक को wrongful gain करना चाहता हूं, दूसरे को wrongful loss करना चाहता हूं, तो मैं कैसे कर रहा हूं, वो विद इंटेंशन कर रहा हूं। तो मेरी वो इंटेंशन, वो मेरा जो एक्ट है वो क्या हो रहा है, डिसऑनेस्टली, वो मैं डिसऑनेस्टली कर रहा हूं। यानी कि रॉन्गफुल गेन और लॉस सामने वाले को बिना किसी इंटेंशन के भी किया जा सकता है। जब वो विद इंटेंशन किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि मेरा जो एक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्टली हो जाएगा। अब सपोज मैंने आपको बोला यहाँ पे बेयर एक्ट पड़ा हुआ है किसी का, वो बच्चा बाहर गया, आपने उसको बैग में डाल लिया। इंटेंशंस क्या थी आपकी, कि घर पे जाते ही, अभी तो पता नहीं चलने वाला उसको, घर पे जाते ही मैंने फर्स्ट पेज फाड़ देना और वो बेयर एक्ट हो गया मेरा। जैसे ही वो बेयर एक्ट आपका हो जाएगा, या जैसे ही आपने उसको उठाया, तो उसको क्या हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, उसको प्रॉपर्टी उसकी जा रही है, और आपको क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है। और ये कैसे कॉज किया आपने, विद इंटेंशन किया। तो विद इंटेंशन जब आप कर रहे हो तो आपका जो ये एक्ट है वो क्या है, डिसऑनेस्टली है। आपका ये जो एक्ट है वो क्या हुआ, डिसऑनेस्टली हुआ। तो ये डिसऑनेस्ट एक्ट का होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम थेफ्ट वगैरह पढ़ेंगे ना, तब वहां पे देखेंगे कि आपका जो एक्ट है ये डिसऑनेस्ट था भी या नहीं था। कुछ सिचुएशन ऐसी भी आपके पास आएंगी, वहां पे एक्ट तो आपने किया होगा, सामने वाले की चीज भी उठाई होगी, बट वहां पे डिसऑनेस्टली आपने वो चीज नहीं की होगी। तो जब डिसऑनेस्ट मिसिंग होगा वहां पे, तब उस सिचुएशन में वो एसेंशियल, यानी कि वो जो मेंजरिया है वहां पे वो एब्सेंट माना जाएगा, और वो ऑफेंस मेड आउट नहीं होने वाला। ठीक है, डिसऑनेस्टली। फिर हमारे पास एक टर्म आता है फ्रॉडुलेंटली। 2.9 में हमें दिया हुआ है, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखना इसको, इसीलिए मैं इन पे लिखवा भी रहा हूं आपको डिटेल में। फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। वहां पे इंटेंशन क्या थी डिसऑनेस्टली में, रॉन्गफुल गेन और लॉस करना, यही इंटेंशन थी। यहां पे रॉन्गफुल गेन की इंटेंशन नहीं है, लॉस की इंटेंशन नहीं है। यहां पे इंटेंशन है सामने वाले को डिफ्रॉड करने की, सामने वाले को डिफ्रॉड करने की। डिफ्रॉड का मतलब क्या होता है, सामने वाले को डिसीव करना। डिसीव मतलब अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट से सामने वाले को डिसीव करना, प्लस उसको कोई इंजरी पहुंचाना। उस डिसेप्शन से कोई सामने वाले को क्या होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। इंजरी क्या होता है, इंजरी होता है 2.14 में आपको लिखा हुआ है। पहले तो डिफ्रॉड में लिख लेना, इज इक्वल टू डिसेप्शन प्लस इंजरी, डिसेप्शन प्लस इंजरी। डिफ्रॉड का मतलब हुआ कि सामने वाले को डिसीव करना, डिसेप्शन करना, और उस डिसेप्शन का रिजल्ट क्या होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं आपको कि ये जो प्रॉपर्टी है, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जो कि मैं हूं नहीं, ठीक है। मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूं, ऐसे ही मतलब फर्जी बना के कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा दिए कि देखो मेरे नाम पे रजिस्ट्री हो रखी है, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। किसी ने परचेज करनी है तो आप बताओ, आप कहते हो यस आई एम रेडी टू परचेज। अब मेरे को पता है ये प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं है, मेरी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या है, वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। मैं आपको मिसलीड कर रहा हूँ, मैं आपको डिसीव करना चाह रहा हूँ। मेरी इंटेंशन क्या है यहाँ पे, डिफ्रॉड करने की। क्यों, क्योंकि आपने जब वो प्रॉपर्टी मेरे से परचेज की जिसका टाइटल मैं कभी आपको दे ही नहीं पाऊंगा, तो मैंने आपके साथ क्या कर दिया, बेसिकली चिटिंग कर दिया। यहाँ पे चिटिंग का ऑफेंस जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में समझ आएगा क्यों। यहाँ पे मैंने डिफ्रॉड कर दिया, मेरी डिसीव की डिसेप्शन हुई वहां पे सामने वाले की, और उसको इंजरी भी कॉज हो गई। इंजरी क्या होता है वैसे देख लो एक बारी, इंजरी मीन्स एनी हार्म वेदर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, सॉरी वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन फर्स्ट क्या हुआ हमारे पास, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी। प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, इंजरी में क्या क्या चीजें आती है। किसी को भी आप क्या कर रहे हो, हार्म कॉज कर रहे हो, इलीगली हार्म कॉज कर रहे हो किसी भी तरह का,
कहाँ पे हार्म कॉज कर रहे हो? बॉडी में, किसी को आपने मारा, हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट किया, ये भी क्या है? इंजरी है। बिना मारे उसके माइंड में डर बैठा दिया, आपने मारा नहीं, हार्म नहीं कॉज किया, बट आप उसके माइंड के साथ खेल रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे बच्चे को किडनैप किया हुआ है या ऐसा कुछ। तो आप सामने वाले को, अगर तूने ऐसा नहीं किया, इतने पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं ये कर दूंगा, एक्सटॉर्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे हार्म अदरवाइज तो नहीं पहुंचाया, बट माइंड को भी जब आप हार्म पहुंचा रहे हो तो वो क्या होगा? वो भी इंजरी में माना जाएगा। किसी की रेप्यूटेशन खराब कर रहे हो आप किसी को कहते हो कि मेरे पास आपकी ये पर्टिकुलर एक कोई आपके प्राइवेट एक्ट्स की वीडियो क्लिप पड़ी हुई है, मैं इसको इंटरनेट पे वो कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। तो आप क्या कर रहे हो? उसकी रेप्यूटेशन वहां पे खराब कर रहे हो। तो वो क्या हो रही है उसको? वो भी इंजरी हो रही है उसको, ठीक है। और सेम, अगर प्रॉपर्टी, जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया कि प्रॉपर्टी आपकी थी नहीं और प्रॉपर्टी से लेके आप उसको क्या कर रहे हो, आपने बोला कि मैं आपको सेल कर दूंगा, तो वो भी एक हार्म माना जाएगा, क्योंकि आपने कभी उसको प्रॉपर्टी दी नहीं, ना ही आप उसको वो प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो इंजरी का मतलब सिर्फ इंजरी, जैसे हम इन जनरल सेंस पढ़ते हैं ना इंजरी, वो तो यही लगता है कि चोट लग गई तो इंजरी हो गई। तो इंजरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है यहाँ पे। इंजरी सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, बॉडीली वाली तो आएगी ही आएगी, ये बहुत वाइडर टर्म है। बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, रेप्यूटेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपने किसी की प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर दिया, किसी प्रॉपर्टी को चोरी कर लिया, ये क्या हो रहा है? ये इंजरी तो ही है, उसको हार्म हो रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी का अगर नुकसान हो रहा है तो उसको हार्म हो रहा है, तो उसको सामने वाले को आपने क्या कॉज कर दिया? इंजरी कॉज कर दिया। तो इंजरी एक वाइडर टर्म है, याद रख लेना, जिसमें इंजरी यानी कि हार्म टू बॉडी भी आएगा, हार्म टू माइंड भी आएगा, हार्म टू रेपुटेशन भी आएगा और हार्म टू प्रॉपर्टी भी आएगा। ये चारों के चारों टिप्स पे याद रख लेना, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का प्रीलिम्स के लिए। और हो सके तो सेक्शन नंबर भी याद रख लेना, 44 आईपीसी में दिया होता था आपको, और 14 मतलब 2 सबसेक्शन 14 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हम देखो, बेसिकली हम सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, हमने ये चीज़ें लिखी कि मेंजरिया जो एज इट इज टर्म है, थ्रू आउट दी बीएनएस कहीं पे यूज नहीं किया। हमें इतना पता है बीएनएस क्या कर रहा है, हमें बहुत सारे क्राइम्स के बारे में बता रहे हैं। बीएनएस में ये क्राइम्स को क्या किया हुआ है? डिफाइन किया हुआ है। हम थ्रू आउट यही पढ़ते रहेंगे कि ये क्राइम कब बनेगा, ये क्राइम कब होगा, ये क्राइम कब होगा। सब्सटैंटिव लॉ है ना। तो किसी भी क्राइम के बनने के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है, एक्टस रियस प्लस मेंजरिया। बट जब हम पूरा बीएनएस पढ़ेंगे वहां पे ये जो टर्म मेंजरिया है वो कहीं पे भी यूज नहीं किया हुआ। इसकी जगह पे इसके आप ये कह लीजिए सिनोनिम्स यूज किए हुए हैं, इसकी अदर फॉर्म यूज की हुई है, इसके शेड्स को यूज किया हुआ है। मेंजरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, रॉन्गफुल गेन लॉस क्या हुआ? गिल्टी माइंड ही तो है। फिर डिसऑनेस्टली क्या हुआ? इंटेंशनली रॉन्गफुल गेन लॉस करो, ये भी डिसऑनेस्ट है, यानी कि सॉरी ये भी गिल्टी माइंड ही हुआ, ये भी मेंजरिया हुआ। ऐसे ही फ्रॉडुलेंटली किसी को डिसीव कर रहे हो, इंजरी पहुंचा रहे हो, ये भी क्या हुआ? ये भी तो गिल्टी माइंड हुआ। नॉलेज के साथ कुछ गलत कर दिया, इंटेंशनली गलत कर दिया, वॉलेंटरली कर दिया, रीजन टू बिलीव, ये सारे क्या हुए? ये गिल्टी माइंड ही हुए, भले ही स्पेसिफिक टर्म मेंजरिया उसने वहां पे यूज नहीं किया हुआ। ठीक है यहाँ तक। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बेयर से थोड़ा सा रेफर किया इसको और समझने की कोशिश की, बट अब इसको हम डिटेल में लेके जा रहे हैं। आगे लिखिए इसमें, नोट लिखना। दो, the word mensria, though the word mensria is not found in the BNS oblique IPC, BNS में और IPC में मेंजरिया वर्ड मिलेगा नहीं आपको, yet its essence, yet its essence is reflected in almost all the provisions of the code, almost ऑल दी प्रोविजंस। अब ये मैंने ऑलमोस्ट ऑल क्यों लिखा है यहाँ पे? मैंने ये क्यों नहीं लिख दिया कि ऑल दी प्रोविजंस में ही आपको मेंजरिया मिलने वाला है?
एक्सेप्शंस, यानी कि जहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वहाँ पे मेंजरिया नहीं मिलने वाला है। ऑलमोस्ट ऑल मतलब 99% में आपको मिलने वाला है यहाँ पे। सभी ऑफेंसेस में ये शेड्स ऑफ मेंजरिया आपको नजर आ जाएंगे जब हम वर्डिंग पढ़ेंगे ना कल को किसी भी सेक्शन की, बार बार यही वर्ड्स आएंगे बीच में, तो हर सेक्शन में। बट ऑलमोस्ट ऑल का मतलब हुआ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहाँ पे ये शेड्स आपको नहीं मिलेंगे, यानी कि मेंजरिया एब्सेंट होगा, फिर भी वो ऑफेंस बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नाम से पता लग रहा होगा, इवन इफ मेंजरिया भी एब्सेंट है तभी भी लाइबिलिटी बन रहा है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके चल रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसमें लिखना दैट इज ऑलमोस्ट ऑल को अंडरलाइन कर लेना, उसमें लिख देना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या हुआ? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है यहाँ पे? व्हेन नो मेंजरिया रिक्वायर्ड। व्हेन नो मेंजरिया रिक्वायर्ड, कौन कौन से ऐसे केसेस है जब नो मेंजरिया रिक्वायर्ड होगा? फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिखिए, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन सेक्शन 137 बीएनएस। ये किडनैपिंग जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल का टॉपिक है, एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसको पढ़ने लगे तो ये 2-3 क्लासेस इसी में लग जाएगी। हम सिर्फ लिख के छोड़ रहे हैं, कल को जब आप वो पढ़ लोगे मेरे पास ऑफेंस तो थोड़ा लिख पाओगे इसमें, ठीक है। सेकंड, स्टैच्यूटरी रेप। स्टैच्यूटरी रेप, जब हम रेप का ऑफेंस पढ़ेंगे तब उसमें हम स्टैच्यूटरी रेप भी पढ़ेंगे, सेक्शन 63 बीएनएस, लेटर ऑन देखेंगे इसको। इसी तरह से थर्ड, वेजिंग वॉर। वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट। वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, सेक्शन 147 बीएनएस। फोर्थ, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 106 बीएनएस। बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, सामने कोई इंसान आ जाता है और वो गाड़ी के नीचे आ गया, उसकी डेथ भी हो गई, या दो गाड़ियों में आपस में क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक गाड़ी में जो बैठा था सामने वाला उसकी डेथ हो जाती है, तो आपने डेथ तो कॉज कर दिया बट नेग्लिजेंस से हुआ, आपकी आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ, पब्लिक न्यूसेंस। अब ये मत बोलना ये नॉलेज में तो आ जाएगा जब आप तेज गाड़ी चला रहे हो, स्लो चला रहे हो तभी भी कुछ हो गया, नेग्लिजेंस या नॉलेज स्लो में तो नॉर्मल चल रहे हो ना फिर भी हो गया, तो अगर वो नेग्लिजेंस में कवर हो रहा है वहाँ पे तो उस सिचुएशन की बात हो रही है। पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 270 बीएनएस। काउंटर फिटिंग, गवर्नमेंट स्टैम्प्स। गवर्नमेंट स्टैम्प्स ऑब्लिक करेंसी। आप स्टैम्प्स बना रहे हो, गवर्नमेंट की जाली करेंसी बना रहे हो, सेक्शन 178 बीएनएस। तो वो भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, भले ही आपकी इंटेंशन है या नहीं है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। और भी बहुत सारे आ जाएंगे एटसेट्रा। इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई अगर आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, इंटेंशन है या नहीं है वो क्राइम कमिट करने की, फिर भी कवर हो जाएगा। तो और बहुत सारे आ जाएंगे, बस इतना भी फिलहाल के लिए याद रखो। इसको डिटेल में हम लेटर ऑन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऊपर एक फिर क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। इसमें आगे लिखिए, हेडिंग बनाना वेरियस। अब जो ऊपर लिखा था उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके। वेरियस शेड्स ऑफ मेंजरिया। वेरियस शेड्स ऑफ मेंजरिया। सबसे पहले लिखना फर्स्ट, इंटेंशन एंड मोटिव। मैं वहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, रॉन्गफुल गेन और लॉस से, वो प्रीलिम्स तक के लिमिटेड रहते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले हम उसको डिटेल में कर रहे हैं और टाइम भी इसी में लगेगा सबसे ज़्यादा।
इंटेंशन एंड मोटिव। हमने ऊपर जब इसको पढ़ रहे थे सिर्फ इंटेंशन ही तो लिखा है, मोटिव हमने वहां पे नहीं लिखा। बट इंटेंशन जो है उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, मोटिव होती है, इसलिए यहाँ पे हम इस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, मोटिव को साथ में, और डिफरेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मोटिव एक असेंशियल, मोटिव को प्रूव करना मैंडेटरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, जब हम एविडेंस लॉ पढ़ते हैं वहां पे भी हम इस मोटिव के ऊपर डिटेल में पढ़ते होते हैं। तो इसमें लिखिए आप, मोटिव से वैसे कहानी याद आई बीच में मुझे, मोटिव से नहीं, मोटिवेशन, मोटिवेशन से वैसे याद आया। आपको एक चीज़ पता है कि मतलब हम सब जज बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी हायर जुडिशरी या हायर सर्विसेज के लिए, जैसे यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, हाँ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। देखो, जो हमारी आर्मी होती है ना, इंडियन आर्मी या किसी भी कंट्री की जो आर्मी होती है, वो मोटिवेशन पे कभी नहीं काम करती होती। मोटिवेशन क्योंकि टेम्परेरी होता है, आपके अंदर आज जोश होगा कि मुझे जज बनना है, 2-3 दिन में धीरे धीरे वो ठंडा होता रहता है। और वो देखो, जो आर्मी हमारी जो कर रही है, वो उनका क्या डिसिप्लिन होता है, डेली सुबह 5 बजे 4 बजे जितने बजे भी उठते हैं, डेली उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। कोई मोटिवेशन नहीं है, और बहुत बोरिंग भी लगता होगा, कोई मोटिवेशन नहीं है, बट उनको पता है कि मे बी इन फ्यूचर कभी वॉर होगी तो हो सकता है हमारी जरूरत पड़ेगी। वो कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करते होते हैं। तो कभी वॉर अगर होती भी है तो वो कंसिस्टेंसी जो है उनको वो सक्सेस दिलाएगी वहां पे। तो सेम इज द सिचुएशन यहाँ पे, कि जो आप ये पढ़ रहे हो ना, जुडिशरी अगर क्लियर करना है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, कभी डिमोटिवेट भी होगे नो डाउट, फिर 2-4 किसी से बातें करोगे, हो सकता है वापस से पॉजिटिविटी आ जाए, मोटिवेशन आ जाए, बट वो टेम्परेरी होता है। यहाँ पे अगर सक्सेस चाहिए आपको, तो एक ही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी, वो होती है कंसिस्टेंसी। तो कॉन्स्टेंटली जितना थ्रू आउट देखो, जितने भी अचीवमेंट्स करते हैं, जो भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई है, हर उसका रिजल्ट किस तरह से मिल रहा है, अगर आप उसको डिटेल में एनालाइज करोगे, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये समझ लेना, यहाँ से कुछ अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जोश से कुछ नहीं होगा कि मुझे जज बनना है, शुरू कर दी तैयारी, महीने के बाद बिल्कुल डाउन हो गया, अरे इतना पढ़ना पड़ रहा है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनमें कंसिस्टेंसी है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें कम कंसिस्टेंसी है, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें है ही नहीं है। तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ कंसिस्टेंसी के ऊपर। बोलो, जो मर्जी बोलते रहो, हमने आना ही नहीं रेगुलर। हाँ, इंटेंशन एंड, किस में आता है, रील्स में आता होता है ऐसा ज्ञान, बिल्कुल आता होता है। वहाँ से फिर हमें मोटिवेशन भी मिल जाता होता है, हम देखते होते हैं जो, हाँ, मोटिवेशन से सच में टेम्परेरी होता है ना। मोटिवेशन से कैसे करोगे आप किसी भी चीज़ को करने लगे हो, आज के लिए बहुत आपके अंदर जोश होगा, जब आपने सोचा था देखो जुडिशरी करने का, फिर बीच में ये 3 साल आ गए, ये 3 साल में हम वैसे डिस्टर्ब हो गए, 3 साल कौन वेट करेगा। कंसिस्टेंसी नॉर्मली चाहिए होते हैं 3 साल, जो बने हैं ना जजेस, उनसे पूछना कितने कितने साल लगे हैं, वो 2-2 3-3 साल कांस्टेंट वही पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, तभी सक्सेस मिलेगी, शॉर्टकट कुछ है नहीं अदरवाइज। ठीक है, फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं, फेलियर्स फेलियर्स नहीं होते हैं, वो बेसिकली वो एक स्टेप होता है सक्सेस की तरफ। आप, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, एक बार इंटरव्यू दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, नहीं हो रहा, अब वो चाहें तो वो भी, उनका मोटिवेशन सोचो कहाँ रहता होगा, ज़ीरो। मोटिवेशन उसके बाद नहीं आता होता कभी भी, जब आप इंटरव्यू से नीचे आ जाते हो ना, फिर तो मोटिवेशन नहीं आता होता, फिर फ्रस्ट्रेशन आती होती है। बट अगर उसके बाद भी वो कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, तो हो जाएगी सक्सेस, कभी तो मिलेगी। ठीक है, चलिए, सक्सेस इसमें लिखिए, एक आपसे ना क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलेवेंसी ऑफ मोटिव, मोटिव, रेलेवेंसी ऑफ मोटिव, या पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। ये सेकंड वाला खास करके, दोनों शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क्स के लिए, नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी फेवरेट रहता है एग्जामिनर का, बताओ इंटेंशन और मोटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें लिखिए,
इंटेंशन सबसे पहले। इंटेंशन इज समथिंग which is promoted by motive, which is promoted by motive, जिसकी हमेशा हमारी फर्स्ट जो स्टेज रहेगी वो रहेगी मोटिव। पहले मेरे पास मकसद होगा किसी चीज़ को करने का, ठीक है, मतलब एक मोटिव होगा। मोटिव प्रमोट होके क्या बन जाता है, वो बन जाएगा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होती है, इंटेंशन। इंटेंशन, देयरफॉर इंटेंशन refers to the state of mind where an individual aims to bring about a specific consequence. It is a mental element, इंटेंशन की बात हो रही है, it is a mental element mens rea that accompanies a wrongful act. Act means actus reus. For example, a person plans and deliberately poisons. Other person to cause his death. इसमें लिखना, the act of poisoning is carried out. Act of poisoning is carried out with the clear intention to kill. क्यों उसने उसको पॉइजन दिया, क्योंकि उसको अभी हम सिर्फ इंटेंशन कर रहे हैं, मोटिव पे भी आते हैं, ठीक है। इंटेंशन का मतलब क्या हुआ, आपका वो मेंटल एलिमेंट उस क्राइम में, कि आप, जैसे हमने एग्जांपल में लिखा, पर्सन प्लान्स एंड डिलिबरेटली पॉइजन्स अदर पर्सन टू कॉज हिज डेथ। उसको मारना चाहता है, उसको उसने क्या कर दिया, पॉइजन दे दिया। तो यहाँ पे द एक्ट ऑफ पॉइजनिंग, उसने जो उसको जहर दिया वहां पे कैरिड आउट, उसकी इंटेंशन क्या थी, क्यों दे रहा है उसको जहर, कि वो हॉस्पिटल तक पहुंचे या वो बच जाए, मरे ना। मारने की इंटेंशन से तो दे रहा है ना, तो इसकी इंटेंशन क्या है यहाँ पे, क्लियरली उसको डेथ कॉज करना। मोटिव क्या होता है, मोटिव लिखिए, मोटिव एक्सप्लेन्स why the intention was formed। इंटेंशन का हमने, आपको याद होगा कल लिखा था शायद, कि इंटेंशन को प्रूव करने के लिए हमें सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की हेल्प लेनी होती है, डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते हैं हमारे पास। तो सर्कमस्टांशियल से भी जब आप प्रूव कर रहे हो तो मोटिव वहाँ पे रेलेवेंट हो जाता है, कि देखो इसके बाद मोटिव था इसलिए इसने ये चीज़ किया है, क्योंकि बिना मोटिव के कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करता होता है। तो वो कहते हैं मोटिव सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है वाई द इंटेंशन वॉज फॉर्म्ड, क्यों ये इंटेंशन फॉर्म हुई, ठीक है। इंटेंशन को प्रूव करने के लिए हम मोटिव की क्या कर रहे हैं, सिर्फ हेल्प ले रहे हैं।
आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मोटिव को प्रूव करना मैंडेटरी नहीं है, भले ही आप थ्रू आउट दी ट्रायल मोटिव को कहीं पे लेके भी मत आओ, बट जब हम इंटेंशन को तो प्रूव करना पड़ेगा। अगर इंटेंशन वन ऑफ द मेंजरिया है उस क्राइम के लिए, तो इंटेंशन को प्रूव करने के लिए मोटिव सिर्फ क्या हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हम मोटिव से ये प्रूव कर सकते हैं देखो इसकी इंटेंशन इसलिए फॉर्म हुई थी। अदरवाइज मोटिव की प्रूफ करना कोई भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसमें लिखिए फर्दर, बट इट इज नॉट असेंशियल, it is not essential to prove the commission of the crime। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? इट इज मतलब मोटिव, बट ऐसे लिख लेना मोटिव, या इट इज के ब्रैकेट्स में कर लेना। अगर लिख लिया आपने ऐसे इट इज कर लिया, ब्रैकेट्स में लिख देना मोटिव। मोटिव इज नॉट असेंशियल टू प्रूव द कमीशन ऑफ द क्राइम। आप उसमें प्रूव कर रहे हो इसका मोटिव है या नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, करो या ना करो कोई नहीं फर्क पड़ रहा। वो प्रोसिक्यूशन अपने आप देखेगी कि उसको उसको पता है अगर उसका मोटिव क्या था, तो मोटिव सिर्फ रेलेवेंट हो जाएगा, आप प्रूव कर लीजिए, फिर उसके बेसिस पे इंटेंशन तक आप पहुंच सकते हो कि ये मोटिव था इसलिए इसकी इंटेंशन ये फॉर्म हुई और इसने ये काम इंटेंशनली किया है। इंटेंशन प्रूव करनी है ना कि इंटेंशनली किया, वो बोलेगा मैंने नहीं किया इंटेंशनली। आप देखना ये ना बेसिकली जब हम, क्यों ऐसी चीज़ें आती हैं, जब हम कल को कोई क्राइम पढ़ेंगे ना, सपोज मर्डर ही पढ़ लेते हैं या कल्पेबल होमिसाइड, जब आप वो सामने वाले को मार रहे हो विद इंटेंशन, तभी भी वो मर्डर बन रहा है या कल्पेबल होमिसाइड बन रहा है। बिना इंटेंशन के मार रहे हो, नॉलेज से मार रहे हो, सामने वाले को नॉलेज है और आपने विद नॉलेज, नॉलेज भी तो मेंजरी है, फिर भी आपने मर्डर कमिट कर दिया नॉलेज के साथ, या फिर कल्पेबल होमिसाइड कमिट कर लिया। दोनों में डिग्री में डिफरेंस है, डिग्री ऑफ पनिशमेंट में डिफरेंस है। जब आपने कोई काम विद इंटेंशन किया है तो आपको ज़्यादा सजा है, उसके लिए लिखा हुआ है, हम पनिशमेंट जब पढ़ेंगे। जब विद इंटेंशन नहीं किया, विद नॉलेज किया है, मेंजरिया दोनों ही है, बट आप वो चीज़ कैसे कर रहे हो, विद नॉलेज कर रहे हो, तो पनिशमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो हमेशा डिफेंस हमेशा चाहेगा, वो इंटेंशन को बोलेगा मेरी इंटेंशन नहीं थी सर, मर गया सामने वाला, मेरी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, उसको है कि नॉलेज प्रूव हो जाए, कम मिलेगी सजा मुझे। तो आप चाहोगे, प्रोसिक्यूशन क्या चाहेगी कि मैं इसकी इंटेंशन प्रूव करूं यहाँ पे, तो वो चाहे तो अगर उसको पता है कि इसका मोटिव क्या है क्या नहीं, तो चाहे तो मोटिव को सिर्फ रेलेवेंट बना सकता है, नहीं भी लाना तो मोटिव, कोई जरूरत ही नहीं है मोटिव को प्रूव करने की, वहां पे इंटेंशन प्रूव करने की जरूरत है। अगर आप उसको इंटेंशनल वाले पार्ट के लिए उसके लिए पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, इंटेंशन को प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मोटिव को सिर्फ रेलेवेंट बना रहे हैं। वंस मोटिव इज प्रूव्ड तो हम ये बोलेंगे कि देखो दिस वाज द मोटिव बिहाइंड द इंटेंशंस, इसलिए उसने ये इंटेंशनली काम किया। ये चीज़ समझने वाली है, मैं बार बार इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ। ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, मेंस में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है। तो याद रख लेना, इंटेंशन प्रूव करना तो इंपॉर्टेंट है जब वो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का, बट मोटिव का प्रूव करना किसी भी पर्टिकुलर क्राइम के लिए कोई भी जरूरी नहीं है। मोटिव सिर्फ रेलेवेंट होता है। कैसे, अगर आप प्रूव करना चाहो तो जैसा आप ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं मोटिव को साइड करो मैं नहीं सुनूंगा, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है। जब एविडेंस लॉ हम पढ़ेंगे ना, वहां पे हम कोर्ट में जितने भी एविडेंस देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स के रिगार्डिंग देते होते हैं। जो फैक्ट इररेलेवेंट होगा उसका एविडेंस कोर्ट लेगी ही नहीं आपसे। तो रेलेवेंट क्यों है मोटिव, क्योंकि उससे आप इंटेंशन प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसमें लिखिए नहीं, रेलेवेंट क्यों नहीं होगा, मोटिव तो रेलेवेंट है ही है ना आपका। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस इंटेंशन को डायरेक्टली आप प्रूव नहीं कर पाओगे। उसकी इंटेंशन कैसे प्रूव करोगे कि उसकी इंटेंशन थी, और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, और भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस आ सकते हैं। देखो ये जब एविडेंस पढ़ेंगे ना हम उसको, इन चीज़ों को डिटेल में तब समझेंगे। सपोज दो लोगों का झगड़ा होता है, ठीक है, और एक पर्सन ने उसको लाठी से मारा, उसके हाथ में लाठी थी और उसके चेस्ट पे लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, फर्स्ट एग्जांपल। दूसरी सिचुएशन, दो लोगों का झगड़ा होता है, वो जो दूसरा पर्सन है उसके हाथ में लाठी नहीं थी, उसके हाथ में आयरन रॉड वगैरह थी, और वो छाती पे नहीं मारता, उसकी चेस्ट पे नहीं मार रहा है, उसके सर पे मार रहा है, और एक बारी नहीं मार रहा,
उसने कम से कम 50 बारी उसके, जैसे वो गिर जाता है नीचे फिर भी उसको मारी जा रहा है सर के ऊपर ही। तो अब दोनों सिचुएशन में क्या है, आपको इंटेंशन प्रूव करनी है। पहले वाली सिचुएशन में तो वो बोलेगा कि नहीं सर देखो मेरे पास तो लकड़ी की वो थी छड़ी, छोटी सी पतली सी, मुझे थोड़ा ना पता था किसी की चेस्ट में मारने से वो मर ही जाएगा, तो मेरी इंटेंशन नहीं थी वहां पे इसको मारने की। अब आप कैसे प्रूव कर लोगे उसकी इंटेंशन, है ना, कैसे प्रूव कर लोगे? फिर आप बोलोगे ठीक है उसकी एक्ट से तो इंटेंशन नहीं लग रही है, फिर आप मोटिव वगैरह का कुछ पार्ट लेके आओगे जिससे हो सकता है आप इंटेंशन फॉर्म कर लो वहां पे। बट अगर नहीं कर पाओगे तो इंटेंशन नहीं प्रूव। बट दूसरे वाले सिचुएशन में उसमें तो मोटिव की हमें जरूरत ही नहीं है ना। 50 बारी किसी के सर पे आप रॉड से, वो भी आयरन की रॉड से मार रहे हो तो इंटेंशनली तो मार रहे हो, आपको नहीं पता कि मरेगा ही मरेगा, इंटेंशन साफ नजर आ रही है। किसी को लाठी से मार रहे हो और किसी दूसरे को गन से मार रहे हो, तो गन से जब आप मार रहे हो आपको पता है इतनी पास है, मरेगा ही मरेगा सामने वाला, सर पे बिल्कुल गोली मार रहे हो। तो इंटेंशंस तो आपकी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से प्रूव होती होती है। और उसी में एक चीज रेलेवेंट हो जाती है, मोटिव। जब अदरवाइज नहीं आप प्रूव कर पा रहे तो मोटिव ले आओ बीच में। मोटिव को लाना या ना लाना आपकी सोल डिस्क्रिप्शन, आप मत प्रूव करिए मोटिव। हमने लिखा, यही तो लिखा कि बट इट इज नॉट एसेंशियल टू प्रूव द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए मोटिव भले ही आप मत प्रूव करो, हाँ उसको प्रूव कर, आपको उस ऑफेंस को कमिट किया है या नहीं किया, इंटेंशनली किया या नहीं किया, उस इंटेंशन को प्रूव करने के लिए हो सकता है आप मोटिव को ले आओ। नहीं भी लाना तो मत, अदरवाइज अगर आप प्रूव कर ले तो मत लाओ मोटिव को। ठीक है, इसमें लिखिए आगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन steals food steals food from a store because he was hungry and had no money. He was hungry and had no money. अब इसमें अगर आपको कहना है कि उसने जो चोरी यहाँ पे की है वो इंटेंशनली की है, आप ये चीज़ें अगर प्रूव करने पे आ रहे हो, वैसे इंटेंशन की बात हो रही है, नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, तो इंटेंशन तो कैसे प्रूव करोगे डायरेक्टली कि वो इंटेंशनली कर रहा है या फिर अदरवाइज कर बैठा? नॉलेज है ना, तो ये चीज़ें जब आपको प्रूव करनी है, यहाँ पे मोटिव के थ्रू आप प्रूव कर पाओगे उस चीज़ को। मोटिव क्या है यहाँ पे? भूखा था, उसके पास मोटिव है, तो वो फूड ही तो चोरी कर रहा है। कौन फूड को चोरी करेगा? जो भूखा होगा और जिसके पास पैसे नहीं होंगे। तो इसके पास ये मोटिव था जिससे इसके इंटेंशंस पता लग रही हैं। तो मोटिव यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास हंगर एंड नो मनी, और इंटेंशन टू स्टील दी फूड विदाउट पेइंग। उसकी चोरी करने की इंटेंशन थी बिना पे किए। ये इंटेंशन बताएगी उसकी क्या? गिल्टी माइंड, यानी कि मेंजरिया। मेरे को ये मोटिव को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ये चीज़ वहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी अगर ये उस अफेंस की वन ऑफ दी असेंशियल है तब। ठीक है, मेंजरिया मुझे प्रूव करना पड़ेगा। मोटिव कोई मेंजरिया नहीं होता है, हमने लिखा भी नहीं उसको। ठीक है, तो मोटिव प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मोटिव सिर्फ रेलेवेंट होता है अगर आपको लगता है आप बाकी मेंजरिया को मोटिव के थ्रू प्रूव कर सकते हो तो मोटिव को ले आइए, रेलेवेंट है वो, नहीं तो मत कीजिए उसको। ठीक है, यहाँ तक आगे लिखिए। केस लॉ लिखिए इनके ऊपर थोड़ा सा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज। ठीक है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है आपके ना, शॉर्ट नोट्स आते होते हैं लास्ट में। ये जितना भी हमने पढ़ा है ना अभी तक, चाहे हम वॉलेंटरली पढ़ रहे हैं या डिसऑनेस्टली, वो सब पढ़ेंगे, वो कम चांसेस होते हैं, इनके बहुत चांसेस होते हैं। लास्ट का क्वेश्चन होता है हिमाचल वगैरह में, अगर आप पेपर दे रहे हो बिल्कुल लास्ट में शॉर्ट नोट्स में लिखा होगा नेग्लिजेंस और रैश में डिफरेंस बताओ, मोटिव और इंटेंशन में डिफरेंस बताओ, नॉलेज और इंटेंशन में डिफरेंस बताओ, इस तरह से पूछा जाता है आपसे वो। तो वो तभी बता पाओगे जब आपने डिटेल में थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें लिखिए केस लॉ, लैंडमार्क है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज, 1965 सुप्रीम कोर्ट। 1965 सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट्स लिखना थोड़े से, मैं फालतू केसेस के फैक्ट्स आपको लिखवाता नहीं हूँ, बट अगर लिखवा रहा हूँ तो इट मीन्स कि वो प्रोपोजिशन में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड एक प्रोपोजिशन पूछी जा सकती है। और फैक्ट्स एग्जाम में आपको कभी नहीं लिख के आने, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें कभी भी फैक्ट्स नहीं लिखोगे, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कि अगर बाई चांस पूछा जाता है आपसे। इसमें लिखिए द रिस्पोंडेंट वाज caught with gold on an international flight intending to smuggle it into India. Smuggle it into India. हेल्ड बाहर से आ रहा था और गोल्ड पहना हुआ था या कैरी कर रहा था। एक्सेसिव, ठीक है, इस पे लिखिए द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट while motive explains why a person committed an act, why a person committed an act, it does not justify or excuse the act itself. The act itself, आपका मोटिव सिर्फ ये बताता है कि आपने ये एक्ट क्यों किया। आपका मोटिव ये नहीं बताएगा कि अगर आप इस मोटिव से लेके आ रहे हो उसको तो आपका एक्ट जस्टिफाइड है, आप स्मगल करने के लिए नहीं ला रहे हो। आप दुबई घूमने के लिए गए, आते हुए वहां से एक्सेसिव गोल्ड लेके आ रहे हो क्योंकि घर पे किसी की शादी थी। दुबई में थोड़ा बहुत सस्ता है तो आपको लगा कि इकट्ठा ले आते हैं, बट कस्टम्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा आप नहीं ला पाओगे। वो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह ही ला सकते हो आप, अदरवाइज फॉर्म में तो नहीं ला सकते हो, है ना। तो फिर अगर आप वो लेके आ रहे हो तो आपके ऊपर पकड़ लिया कस्टम्स वालों ने, चार्जेस लगा दिए किस चीज़ के, स्मगलिंग, कि आप गोल्ड स्मगल कर रहे हो वहां से। आप कहते हो नहीं नहीं मेरे तो मोटिव ही नहीं है स्मगलिंग का, देखो ये रहे शादी के कार्ड और मेरे तो घर पे शादी है, मैं तो उसके लिए लेके आ रहा हूँ। वो कहते हैं मोटिव सिर्फ ये बताता है कि आपने वो क्राइम, वो एक्ट, क्राइम नहीं, वो एक्ट क्यों किया। आप उससे ये नहीं कह सकते, इट मोटिव से इट डज नॉट जस्टिफाई और एक्सक्यूज एक्ट इटसेल्फ। मोटिव सिर्फ ये बताएगा कि क्यों किया आपने, ना तो जस्टिफाई करेगा ना कुछ। उसके लिए तो फिर हमें मेंजरिया देखना पड़ेगा। इसमें लिखिए आगे द इंटेंशन द इंटेंशन टू स्मगल was clear regardless of the motive behind it। भले ही आपका मोटिव कुछ भी हो, ना तो हमें इससे कुछ लेना देना है। इंटेंशन अगर वहां पे प्रूव कर दिया प्रोसिक्यूशन ने, इंटेंशन वहां पे क्लियर है तो मेंजरिया प्रेजेंट है माना जाएगा, ठीक है। इसमें लिखिए फर्दर देयरफॉर इंटेंशन एंड मोटिव आर टू डिस्टिंक्ट टर्म्स। इंटेंशन और मोटिव दोनों अलग अलग टर्म है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफेंस इज इंटेंशन। अगर वो उस ऑफेंस की एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उससे मेंजरिया प्रूव करोगे। मोटिव से कोई मेंजरिया नहीं प्रूव होगा, कोई आपका एक्सक्यूज नहीं प्रूव होगा, ठीक है। मोटिव इज ओनली रेलेवेंट, सिर्फ रेलेवेंट होता है, आप प्रूव कर सकते हो उस चीज को। इरेलीवेंट नहीं है, कल को कोर्ट ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं मोटिव से मुझे क्या लेना। रेलेवेंट है, कोई भी साइड अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए मोटिव को प्रूव कर सकती है, बट प्रूव करना मोटिव को ना करना कोई मैंडेटरी वहां पे नहीं है। नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन किस चीज की, इंटेंशन की।
इंटेंशन की, ये बेयर एक्ट में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है किसी केस में, लिख लेना, बेयर एक्ट में डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, हाउएवर नॉट डिफाइंड इन बीएनएस। इंटेंशन कहीं पे डिफाइंड नहीं है, बट फिर भी हम उसकी डेफिनेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो लिख रहे हैं यहाँ पे। इंटेंशन हैज़ बीन डिफाइंड एज द fixed direction of the mind to a particular object or determination, to act in a particular manner. पर्टिकुलर मैनर, कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे से मिलता जुलता कुछ भी लिख पाए आप वहाँ पे ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा, अपनी लैंग्वेज में लिखना। मोटिव हैज़ बीन डिफाइंड एज which incites or stimulates actions, जो एक्शंस को प्रोवोक करता है, यानी कि रीजन फॉर फॉर्मिंग सच इंटेंशन। मोटिव सिर्फ आपको उस इंटेंशन के फॉर्म होने का रीज़न बताएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताएगा। इसमें लिखना, हेडिंग बनाना, मतलब रेलेवेंसी ऑफ मोटिव, रेलेवेंसी ऑफ मोटिव, ब्रैकेट्स में वैसे लिख लेना, मोटिव इज अ रेलेवेंट फैक्ट बट नीड नॉट अ नेसेसरी एलिमेंट टू प्रूव मेंजरिया। सिर्फ रेलेवेंट है, नेसेसरी नहीं है मेंजरिया को प्रूव करने के लिए। इसमें लिखना, मोटिव बिहाइंड द क्राइम इज अ relevant factor but it is not a mandatory condition, not a mandatory condition to prove motive behind the crime। कभी भी किसी भी केस में मोटिव को प्रूव करना सिर्फ रेलेवेंट है, करना चाहो तो कर लो, बट मैंडेटरी किसी के लिए भी नहीं है। अगर किसी ऑफेंस में लिखा हुआ है कि इंटेंशन उसका वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है, मतलब मेंजरिया प्रूव करने के लिए, तो इंटेंशन को प्रूव करना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। इंटेंशन नहीं प्रूव करोगे तो ऑफेंस इज नॉट मेड आउट, क्योंकि मेंजरिया एब्सेंट है वहां पे। मोटिव को करो या ना करो फर्क ही नहीं पड़ता, नेसेसरी है ही नहीं है। सिर्फ आप उसको रेलेवेंट इसलिए बना रहे हो क्योंकि मोटिव की हेल्प से आप बाकी की चीजें प्रूव कर पा रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ वो रेलेवेंट है। देयरफॉर फेलियर टू प्रूव मोटिव failure to prove motive is totally irrelevant। Failure to prove motive is totally irrelevant, however intention is critical, intention जो है it is critical in determining criminal liability। it must be it must be proved it must be proved for most of the
क्राइम्स, इंटेंशन को प्रूव करना पड़ेगा, मोटिव को प्रूव करना इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट मतलब मैंडेटरी नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो किसी और चीज़ को प्रूव करने के लिए। मतलब क्राइम को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि जैसे हम ये कह रहे हैं फेलियर टू प्रूव मोटिव, वो मोटिव ही नहीं प्रूव कर पाया कि उसको ये करने के लिए क्या इसके पीछे मोटिव था, प्रूव ही नहीं कर पाया, तो इट इज़ इररेलेवेंट कि वो नहीं प्रूव कर पाया। इंटेंशन एस्टैब्लिश अगर अदरवाइज हो रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि उसके सर पे उसने मारा 50 बारी, तो कोर्ट में वो कह रहा है कि दूसरी पार्टी कह रही है, डिफेंस कह रहा है कि सर मेरे पास कोई मोटिव ही नहीं था उसको मारने का, मतलब मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ जिसको आप कह रहे हो कि मैंने 50 बारी मारा। अगर प्रोसिक्यूशन ने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि आप ही ने मारा है उसको और 50 बारी मारा है, सर पे मारा है, दिस इज इनफ, वहां से इंटेंशन प्रूव हो रही है। आपको उसको मारने के पीछे क्या मोटिव था क्या नहीं था, अगर वो प्रूव नहीं भी कर पा रही है ना प्रोसिक्यूशन, तो इट इज इररेलेवेंट। ठीक है, उसका फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोटिव जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें से वो यही वाला आंसर है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। ठीक है, तो इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखो फिर अब। टेबुलर फॉर्म में लिखिए डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव बेसिस इंटेंशन मोटिव। एक क्वेश्चन पूछा है दिवजोत ने, आप बताएंगे इसका आंसर। इज इट राइट टू से where motive is established, is it right to say where motive is established intention is there? जहां मोटिव आपने एस्टैब्लिश कर दिया है वहां पे इंटेंशन होगी ही होगी। मतलब सपोज कीजिए, हर केस में तो नहीं होगी, नहीं नहीं, और इंटेंशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, इंटेंशन को प्रूव करने के लिए अकेला मोटिव ही काफ़ी नहीं है। अब सामने वाले के पास मोटिव होता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्ट करेगा ही करेगा और उसकी वजह से ही उसकी इंटेंशन फॉर्म हो रही है। देर आर अदर वेरियस सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, उनके कॉम्बिनेशन से। क्योंकि आप देखो ना, हम ये पढ़ रहे हैं क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में प्रीपॉन्डरेंस से तो कुछ नहीं चलेगा ना, छोटी सी चीज प्रूव कर दी आपने और आपने प्रूव कर दिया। आपको चीजें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करनी पड़ेगी कि कोई डाउट वहां पे नहीं है अब कोर्ट के उसमें। ठीक है, तो आप सिर्फ इस बेसिस पे ही नहीं होगा, अदर फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाएंगे, उनका कॉम्युलेटिव इफेक्ट आएगा कि हाँ यहाँ पे इंटेंशनली उसने ये चीज किया है, और वो फिर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता होता है। हम्म, रिस्पोंडेंट मतलब डिफेंस की बात कर रहे होंगे हम, हाँ। हम्म। पकड़ा तो इंडिया में गया ना, उसमें फिर उतने फैक्ट्स दिए होंगे जो वो वाले फैक्ट्स होंगे, यहाँ के लिए इनफ है ये वाले फैक्ट्स। ठीक है, पकड़ा तो इंडिया में गया था, केस तो इंडिया में ही चला, तो इसी, आप इंडिया में तो आ ही रहे हो ना बीच में आप हाँ। देखो क्या होता है ना, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते हो, बीच में कहीं पे हॉल्ट आ रहा है, तो आपको वो कंट्री के जितने भी बाय लॉज हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है, तो वो ये चीज़ हुई है उसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, प्लीज गिव एग्जाम्पल वेयर अ मोटिव इज एस्टैब्लिश्ड बट इंटेंशन इज नॉट देयर, नो पनिशमेंट। देखो ऐसे कोई एग्जाम्पल पर्टिकुलर तो क्या दे पाएंगे इसमें हम, उनका क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे मोटिव है फिर भी इंटेंशन प्रूव नहीं हो पा रही है। आप सिंपल से, ये तो प्रूफ के ऊपर जब आते तो आप एविडेंस लॉ में चले गए उसके ऊपर। आप बियॉन्ड रीजनेबल, आप एज अ जज एक सोच के देखिए, अब ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता क्या है। ये भी मत समझना बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब ये नहीं है कि इवन आयोटा ऑफ डाउट भी वहाँ पे नहीं है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब ये नहीं होता है, मतलब
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है कि कोई डाउट वहां पे नहीं है, आपने सब्सटेंशियली अपने उसको प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से अबव उस चीज को प्रूव कर लिया हुआ है। अब वो फिर फैक्ट्स के ऊपर है ना, कि सिर्फ एक इतने से मोटिव के कारण से आप नहीं कह सकते कि सामने वाला उसका मर्डर कर देगा। अगर एग्जांपल जबरदस्ती का बनाना है तो सपोज वो बुक उसने वहां से अपना बेयर एक्ट उसके बैग में अपने वाले में डाल लिया था, अब उसको गुस्सा आया कि मेरा बेयर एक्ट ऐसे कैसे, और पहला पेज फाड़ दिया। उसने सामने वाले ने अगले दिन आके उसको पता लग गया कि उसने ही चुराया था, मार दिया उसको। अब आप कोर्ट में प्रूफ कर रहे हो क्योंकि उसने उसका बेयर एक्ट चुराया था, उसके पास यहाँ पे मोटिव था उसको मारने के लिए। ये कोई सफिशिएंट मोटिव थोड़ा ना है कि जिससे उसकी इंटेंशन फॉर्म हो जाएगी कि हाँ उसको मार ही रहा है। तो इस बेसिस पे क्या आप बोलोगे कि हाँ इंटेंशन मैंने प्रूव कर दी है? मतलब ऐसे से कोई केसेस जिससे आप इंटेंशन नहीं प्रूव कर पाओगे, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं समझ आया? मोटिव हमारा क्या होता है सामने वाले को मारने का? कल हमने वो केस किया था ना, रुस्तम मूवी वाला, ठीक है? मतलब मूवी सबने देखी हुई है। उसमें क्या होता है, वो के एम नानावती का केस है बेसिकली। उसकी वाइफ के साथ जो एडल्ट्री वगैरह वो करता है, तो बाद में उसको पता चलता है। तो वहां पे वो कह सकते हो कि जो रिलेशनशिप विद हर हिज वाइफ था वहां पे, तो वो वहां पे क्या था, मोटिव था उसको मारने के लिए। अगर वहां पे प्रूव करना है कि उसने इंटेंशनली उसको मारा है, तो आप क्या लाओगे बीच में? मोटिव लेके आओगे। अब ये जो सरकमस्टांस है, हालांकि खाली मोटिव से नहीं होगा, बाकी चीजें और भी आपको प्रूफ, क्योंकि कोर्ट अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशियस होके चलता है कि बियॉन्ड मैं कोई डाउट वहां पे छोड़ ना दूं, ठीक है? बट अदरवाइज मोटिव के लिए सफिशिएंट हो तो रही है ना वो चीज की, इतना बड़ा मोटिव है कि उसने मार ही दिया उसको उस चीज के लिए। एक प्रूडेंट मैन के अकॉर्डिंगली जब आप सोचोगे, तो वो उस हिसाब से तो कोई भी इसमें रिएक्ट करेगा ना। फिर दूसरी सिचुएशन, ये बुक वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब यहाँ पे मिस्टर एक्स बैठा था, उसने वाई का बेयर एक्ट अपने बैग में डाल लिया, फ्रंट पेज फाड़ दिया। अगले दिन जब वाई आया, उसने देखा फ्रंट पेज फटा हुआ है, और मैंने अपने उसमें बुक में सेकंड पेज पे एक निशान बनाया था, बच्चे बनाते होते ना स्टार्ट करने से पहले, ओम का निशान बना लिया, कुछ बना लिया, कि अब भगवान ने मुझे क्लू दिया है कि देखो ये मेरा ही बैरेक्टर इसके पास से मिल गया। तो अब उसने मार भी दिया, सपोज कल को ट्रायल चल रहा है, तो आप इंटेंशन प्रूव कर रहे हो और वहां पे लेके आ रहे हो कि देखो वो बुक उसने उसकी चुराई थी, बैरेक्ट उसका चुराया था, दिस वॉज दी मोटिव उसको मारने के लिए। तो ये कोई सफिशिएंट मोटिव ही नहीं है कि इंटेंशन इससे फॉर्म कर लोगे, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है? चलिए, अगर हो गया होगा क्लियर तो बहुत अच्छी बात है। डिफरेंस हमने अब इसका लिखना है। वैसे तो देखो 5 पॉइंट्स हैं, हिम्मत करो थोड़ी सी, हम ख़त्म ही कर देते हैं इसको, ठीक है? अगला टॉपिक शुरू करेंगे ना कल वाली क्लास में, फिर नया हिट। हाँ, ऑनलाइन में जो सबसे पहले कमेंट आएगा कि अभी लिखना है या कल लिखना है इसको, डिफरेंस को टेबुलर फॉर्म में, हम वैसे करेंगे। 5-6 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है वैसे तो, बट ऑनलाइन में जो भी पहले कमेंट करेगा, थोड़ा पीछे भी चलता है, आप में से मत करना कोई भी, ठीक है? यस लिखा है सबसे पहले। यस का मतलब क्या है, कल करें या आज करें? हाँ, देखो मैंने पूछा कि लिखवाऊं या ना लिखवाऊं, तो यस का मतलब है लिखवाऊं या ना लिखवाऊं, मतलब वही। आज, आज मतलब आज, चलिए लिखिए जल्दी से। कोई बात नहीं। डेफिनिशन नेक्स्ट क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। दी पर्पस, वैसे ना देखो, आप बैठे हुए यहाँ पे बोर हो जाते हो, मतलब थक जाते हो बहुत जल्दी। आप में से कभी कोई नहीं कहता कि लिखवा दो। ऑनलाइन वाले मैक्सिमम टाइम यही कहते हैं, सर नहीं लिखवा दो। इसका मतलब रीज़न सा समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, वो मतलब घर में ठंड में है ना, आराम से रजाई में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं तो वो थकते ही नहीं है, ऐसा? हाँ, चाय कॉफ़ी भी साथ में चल रही है। अच्छा, चलिए। डेफिनेशन लिखिए। द पर्पस टू ब्रिंग, इंटेंशन लिख रहे हैं, अबाउट अ स्पेसिफिक रिजल्ट। द रीज़न फॉर फॉर्मिंग द इंटेंशन, रीज़न फॉर फॉर्मिंग द इंटेंशन।
सेकंड पॉइंट लिखिए, रेलेवेंसी इन लॉ, critical in determining criminal liability। ये तो बताना ही पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा लाइबिलिटी बनाने के लिए। एंड मस्ट बी प्रूव्ड इन मोस्ट ऑफ द offenses, generally not required to establish criminal liability, to establish criminal liability। थर्ड लिखिए, impact on legal proceedings, impact on legal proceedings, इसमें लिखना directly impacts the determination of guilt, may influence the severity of punishment, but does not determine guilt, but does not determine guilt। गिल्ट तो मोटिव से नहीं डिटरमाइन होगी। पनिशमेंट का क्या होगा, इम्पैक्ट उस पर हो सकता है कम ज़्यादा का। अच्छा, और क्या पॉइंट्स बन सकते हैं? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऊपर वाला ही लिख देना यहाँ पे। अभी हमने लिखा था ना एक वो, उसमें वो फूड वगैरह चोरी किया तो उसमें इंटेंशन वाला पार्ट ये है, और जो मोटिव वाला पार्ट है वो विदाउट मनी और हंगर वाला मोटिव हो जाएगा। और हाँ, ऐसा कुछ बना सकते हो, मतलब एक पॉइंट आप ये बना सकते हो कि जो मोटिव है, वैसे तो मीनिंग में हो गया बट कोई बात नहीं, मोटिव जो है अ, इसकी हेल्प से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? इंटेंशन। मोटिव की हेल्प से हम इंटेंशन को प्रूव कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, है ना, कि इंटेंशन क्या हो तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यही मोटिव होगा उसका। ऐसा कुछ बना सकते हो, और कुछ और लगे तो और बना लेना। जब ये आएगा तो 4-5 पॉइंट्स तो आप ये वाले लिख देना इसमें। और जो ऐसे डायरेक्टली ये नहीं लिखना चाहे 5 नंबर में आ रहा है, पहले आपको समझाना पड़ेगा कि क्या होता है इंटेंशन, क्या होता है मोटिव, फिर वो केस लॉ लिखिए वहाँ पे आप, और फिर वो डायग्राम बना के वो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूरे में जो हमने लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने हेडिंग बनाई थी आपको, रेलेवेंसी ऑफ मोटिव, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बना के चाहे उसको स्टार बना लेना, वो वाला जो सब्सटेंस है वो आपके आंसर में हमेशा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जब भी डिफरेंस या मोटिव और इंटेंशन से रिगार्डिंग कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना फिर रिवाइज करना, कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इंटेंशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, और उसको फर्दर डिटेल में।